नमस्कार, मैं हूं खुशराज प्राशर। भगत सिंह एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही देशभक्ति की ऐसी भावना दिल में उमड़ती है जो हर हिंदुस्तानी को देश के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देती है। जी हाँ, भगत सिंह एक ऐसे देशभक्त थे जो अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश सरकार की गुलामी से मुक्त कराने के अपने मिशन के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने 23 वर्ष की कम उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में पहन लिया था और देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल खड़ी करी थी कि आज 9 दशकों से अधिक समय के बाद भी वह भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। भगत सिंह केवल पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को मारने और दिल्ली असेंबली में एक्सप्लोजन के कारण ही नहीं, बल्कि इसलिए लोकप्रिय हुए क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय और उनके माध्यम से राष्ट्र के प्रति सम्मान को वापस लौटाने का कार्य किया था। इस कार्य से वह देशभक्ति का एक प्रतीक बन गए और कुछ ही समय में उन्होंने जो लोकप्रियता हासिल की वह अद्भुत थी। मुझे याद आता है अपने स्कूल के एक समय का वो दिन जब मैंने एक नाटक में भगत सिंह का किरदार निभाया था। स्टेज पर आते ही शायद भगत सिंह का किरदार मुझ पे हावी हो गया और उसके बाद मैंने नहीं, शायद स्वयं भगत सिंह की रूह ने वो किरदार निभाया था। आज भी जब मैं उस नाटक को याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद इसी कारण भगत सिंह की कहानी ने मुझ पर एक गहरा और अमिट छाप छोड़ दिया है। वैसे तो 23 वर्ष की कम उम्र में शहीद हुए भगत सिंह के बारे में अनगिनत गाने, कहानियां और फिल्में बनी हैं, पर आज के इस वीडियो में मैं 23 ऐसे तथ्य लेकर आया हूं जिनसे शायद अधिकांश लोग वाकिफ नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भगत सिंह के बारे में 23 अनसुनी कहानियों का सफर। पहला, जबकि हम सब जानते हैं कि भगत सिंह का पुश्तैनी घर पंजाब के नवांशहर जिले के खटकर कलां में है, मगर क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। दूसरा, भगत सिंह का पूरा नाम भगत सिंह संधू था और वह पिता किशन सिंह और माता विद्यावती कौर के 9 बच्चों में से दूसरे थे, जिसमें 5 बेटे और 3 बेटियां शामिल थी। तीसरा, उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी की विरासत थी। उनके पिता और चाचा को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल भेजा गया था। संयोग से जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से बरी हुए थे। चौथा, भगत सिंह ने अपने गांव के स्कूल में कक्षा 5 तक पढ़ाई की, जिसके बाद उनके पिता ने लाहौर के डीएवी हाई स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। इसके पश्चात उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए की डिग्री हासिल की। पांचवा, जब वे 8 साल के थे तो खिलौनों या खेलों के बारे में बात करने की बजाय वे हमेशा बंदूकों और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे। वह खेतों में बंदूकें उगाना चाहते थे जिनके इस्तेमाल से वे अंग्रेज़ों से लड़ सके। छठा, जब वे 12 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग के नरसंहार के बाद वे जलियांवाला बाग गए और वहां खून से सनी मिट्टी एक बोतल में इकट्ठी की। इस बोतल को वे हमेशा अपने साथ रखते थे। सातवां, भगत सिंह ने केवल 14 वर्ष की उम्र में गुरुद्वारा ननकाना साहिब में बड़ी संख्या में निहत्थे लोगों की हत्या के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। 8वां, कॉलेज में वे हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, खासकर नाटक और लेखन प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। वह एक अच्छे अभिनेता थे और कॉलेज के दिनों में उन्होंने राणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त और भारत दुर्दशा जैसे कई नाटकों में भाग लिया। उन्होंने एक निबंध प्रतियोगिता भी जीती थी जिसमें उन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के कारण पंजाब में समस्याएं विषय पर लिखा था। 9वां,
वह एक प्रतिभाशाली छात्र के साथ साथ एक उत्साही पाठक और बेहद परिपक्व इंसान भी थे। वे कम उम्र में ही समाजवाद और लेनिन की समाजवादी क्रांतियों में दिलचस्पी लेने लगे और उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों के बारे में वे कहते थे, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। 10वां, जब उनके माता पिता ने उनकी शादी करने की कोशिश की, भगत सिंह ये कहते हुए घर छोड़कर कानपुर के लिए निकल गए कि अगर उन्होंने गुलाम भारत में शादी की तो उनकी दुल्हन केवल मौत होगी। 11वां, 19 वर्ष की उम्र में मार्च 1926 में उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक समाजवादी संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना की और युवाओं से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की अपील की। 12वां, मई 1927 में उन्हें इस बहाने गिरफ्तार कर लिया गया कि वे अक्टूबर 1926 में लाहौर बमबारी मामले में शामिल थे। गिरफ्तारी के 5 सप्ताह बाद उन्हें 60,000 रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया गया। जेल से जमानत मिलने के बाद उन्होंने अमृतसर में प्रकाशित उर्दू और पंजाबी अखबारों के लिए लिखना शुरू किया। 13वां, 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण वोरा, सुखदेव, राजगुरु और अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। 14वां, जबकि भगत सिंह ने शिवराम राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की खातिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या की थी, पर वास्तव में उनका लक्ष्य सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट था, जिसने साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करवाया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि जॉन सॉन्डर्स की हत्या की एफआईआर में भगत सिंह और राजगुरु का नाम नहीं था। 15वां, सॉन्डर्स को मारने के बाद दोनों क्रांतिकारी भागने में सफल रहे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गावती देवी ने भगत सिंह को लाहौर से हावड़ा भागने में अहम भूमिका निभाई थी। 16वां, 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने के लिए 2 बम फेंके। चूंकि वे केवल ब्रिटिश अत्याचारों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निम्न श्रेणी के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। बमों से निकलने वाले धुएं के कारण और विस्फोट के परिणाम स्वरूप हफरा तफरी के माहौल में अगर वे चाहते तो भाग सकते थे। वे जानते थे कि अगर वे गिरफ्तार किए जाते हैं तो उन्हें निश्चिंत रूप से फांसी दी जाएगी, लेकिन फिर भी वे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहीं खड़े रहे और पैम्फलेट उड़ाते रहे जिसमें इंकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान अंग्रेज़ों को जॉन सॉन्डर्स की मौत में उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चला। अपने मुकदमे के समय उन्होंने कोई बचाव की पेशकश नहीं की, बल्कि इस अवसर का उपयोग भारत की स्वतंत्रता के विचार को प्रचारित करने के लिए किया। 17वां, इस मामले की सुनवाई के बाद जब उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में 7 अक्टूबर 1930 को मौत की सज़ा सुनाई गई, भगत सिंह ने अंग्रेज़ों से कहा था कि चूंकि मुझे युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया था, इसलिए मुझे फांसी की बजाय गोली मारी जानी चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पर विचार नहीं किया। इसका जिक्र उन्होंने अपने आखिरी पत्र में किया था। ये उनकी बहादुरी और राष्ट्र के प्रति उनकी भावना को दर्शाता है। 18वां, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मौत की सज़ा को 24 मार्च 1931 को निष्पादित किया जाना था, पर उनकी लोकप्रियता और दंगों की उम्मीद के कारण उन्हें 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे ही फांसी दे दी गई।
किसी तरह के हंगामे से बचने के लिए उनकी मौत की खबर भी सार्वजनिक नहीं की गई। उनके शवों का अंतिम संस्कार गंडा सिंह वाला गांव के बाहर किया गया और उनकी राख को सतलज नदी में फेंक दिया गया। जिस स्थान पर उन्हें फांसी दी गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया वह अब पाकिस्तान में है। 19वां, कोई भी मैजिस्ट्रेट उनकी फांसी को सुपरवाइज करने को तैयार नहीं था। ओरिजिनल डेथ वारंट के एक्सपायर होने के बाद एक ऑनररी मैजिस्ट्रेट ने उनकी फांसी को सुपरवाइज किया और उनके डेथ सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए। कहा जाता है कि भगत सिंह अपने साथियों के साथ हंसते हंसते और इंकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए फांसी पर चढ़े थे। 20वां, 1929 में जेल में रहते हुए उन्होंने अपने साथी कैदी जतिन दास के साथ जेल अधिकारियों द्वारा भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव के विरोध में भूख हड़ताल की। 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई, जबकि भगत सिंह ने 116 दिनों तक अपना अनशन जारी रखा। ये आश्चर्य की बात है कि इस दौरान उन्होंने अपने सारे काम जैसे गाना गाना, पढ़ना, किताबें लिखना, अदालत जाना इत्यादि दैनिक आधार पर किए। उन्होंने अपने पिता की याचना पर अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। 21वां, जेल में एक बार जब उनकी मां उनसे मिलने आई तो भगत सिंह जोर जोर से हंस रहे थे। ये देखकर जेल के अधिकारी हैरान रह गए कि मौत के इतने करीब होते हुए भी ये इंसान इतना खुलकर कैसे हंस सकता है। 22वां, प्रारंभ में वह महात्मा गांधी के अनुयायी थे, लेकिन गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने के उपरांत भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों को देखने के बाद उन्होंने समाज के धार्मिक विचारधाराओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और उसके बाद अपनी धार्मिक मान्यताओं को त्याग दिया। इसके पश्चात उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलने से इनकार कर दिया और युवाओं के क्रांतिकारी समूह में शामिल होने का फैसला किया। उनका मानना था कि धर्म स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों के संघर्ष में बाधा डालती है, इसलिए उन्होंने नास्तिक क्रांतिकारियों जैसे मिखाइल बाकुनिन, व्लादिमीर लेनिन और लियोन ट्रोट्स्की के कार्यों का अध्ययन करना शुरू किया। एक बार जब उनसे पूछा गया कि वह नास्तिक क्यों बने, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं मृत्यु से कभी नहीं डरता, इसीलिए। बाद में भगत सिंह ने 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में मैं नास्तिक क्यों हूं शीर्षक से एक निबंध भी लिखा। कैद होने के बावजूद उन्होंने हर भारतवासी के दिल में राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने के उद्देश्य से समाचार पत्रों में लिखने और प्रकाशित करने की अपनी सक्रियता जारी रखी। 23वां, हालांकि इंकलाब जिंदाबाद का शक्तिशाली नारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता मौलाना हसरत मोहानी द्वारा गढ़ा गया था, लेकिन उसे भगत सिंह द्वारा लोकप्रिय किया गया, जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ भारत के संघर्ष का नारा बना। अपने छोटे से जीवन काल के बावजूद भगत सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में एक स्थायी विरासत छोड़ी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक गहने के रूप में उभरे। भारत में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उनका उदाहरण हर हिंदुस्तानी की नई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। भगत सिंह की देशभक्ति का जुनून न केवल सभी भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि बड़ी से बड़ी विपत्ति के बावजूद जीत हासिल करना असंभव नहीं है। शहीद भगत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है उनके लिए अपना आभार प्रकट करने का। मुझे आशा है कि मेरे इस प्रयास से आपकी इस लेजेंड के बारे में जानकारी में वृद्धि हुई होगी। शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती पर मेरा उनको शत शत नमन। मुझे इस बात की खुशी है कि 25 सितंबर को अपने मन की बात संबोधन में
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि इस महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि के रूप में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इस महान स्वतंत्रता सेनानी के प्रति आभार प्रकट करने की दिशा में ये एक अच्छा और सही कदम है जिसके वे हकदार हैं। लेकिन मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उनकी तस्वीर हमारे करेंसी नोट्स की शोभा बढ़ाएगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि ये भी जल्द से जल्द सच हो सके। नमस्कार, जय हिंद।